ये जैसे कोई आउटसाइड नॉइजेज आ रही हैं तो वहां माइंड चला जाता था, तो फिर मिस्टेक करने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या करता था, जो भी मैं स्टेप कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो मैं उसको मन में बोलता था। फर्स्ट एफएलटी दिया था सर, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने 4 और 5 क्वेश्चंस में काफी सिली मिस्टेक्स करी थी। उनको सिली, बहुत ही सिली हो गई थी वो। बहुत से स्टूडेंट्स जो अच्छा टेस्ट में नंबर लाते हैं वो एक्चुअल गेट एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते, और जो फुल लेंथ टेस्ट में उतना अच्छा नहीं करते वो एक्चुअल गेट गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लाते हैं। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अवॉइड करते हैं टेस्ट देना, और अब उनके पास ऑलमोस्ट सारे टेस्ट बचे हुए हैं। तो कैसे उनको उन टेस्ट को प्लान करना चाहिए? सिद्धार्थ, क्या चल रहा है लाइफ में इस वक्त? अभी कहाँ पे हो इस वक्त? सर अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, एनटीपीसी मौदा में है, नागपुर के पास है। और सर अभी आईयूसीएल का इंटरव्यू दिया था तो उसका रिजल्ट तो अवेटेड है। और ओएनजीसी का भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसका फॉर्म फिलिंग तो हो गई थी, पर अभी उसका वो रिजल्ट अभी आया नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग अभी आई नहीं। होपफुली तुम होगे ही शॉर्टलिस्ट, इतनी अच्छी रैंक है तो। दोनों में ही यस आईयूसीएल सर। ओएनजीसी दोनों में ही तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो जैसा भी तुम्हें पता है कि गेट काफी पास आ रहा है इस वक्त, ज्यादा महीने बचे नहीं है गेट के लिए। क्या माइंडसेट रहना चाहिए स्टूडेंट का? क्या उसका प्रिपरेशन प्लान रहना चाहिए? उस बारे में थोड़ा बताओ। सर लास्ट के मंथ किसी भी एग्जाम के लिए क्रूशियल तो बहुत होते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि आप अंडर 1000 ही ला रहे हैं, तो उन लास्ट के मंथ्स में आप अंडर 100 भी ला सकते हैं। और अंडर 100 लाने वाले हैं तो लास्ट मंथ्स में आप 1000 के बाहर भी जा सकते हैं। तो ये काफी क्रूशियल मंथ्स होते हैं। तो सर आई थिंक गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें रिवीजन पे काफी फोकस होना चाहिए, टेस्ट सीरीज पे काफी फोकस होना चाहिए, उसके एनालिसिस पे काफी फोकस होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स और भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि गेट ज्यादा फोकस्ड होता है न्यूमेरिकल्स पे। और सर आई थिंक मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए बच्चों के, क्योंकि फिर एग्जाम में याद नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अगर आपने एक या दो दो ही बार रिवीजन किया है तो फिर वो पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है, और 1-2 मार्क्स भी लूज करने से इसमें रैंक बहुत पीछे चली जाती है। काम होना चाहिए काफी, क्योंकि वो एग्जाम यही टेस्ट कर रहा है कि आप काम है कि नहीं, काम एंड कंपोज है कि नहीं। थोड़ा अनकन्वेंशनल एग्जाम तो नहीं है, पर थोड़ा टेस्ट करता है, वो एप्टीट्यूड ही टेस्ट करता है कि थोड़ा अगर डिफिकल्ट थोड़ा अलग क्वेश्चन दे दिया तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे, सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काम एंड कंपोज। और वैसे अगर इंजीनियरिंग माइंड, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स और टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सही बात है। गेट के फुल फॉर्म में ही ए का मतलब एप्टीट्यूड है। अब वो जरूरी नहीं यस है सर। कि वो वही एप्टीट्यूड हो जो आपके सिलेबस में है। एप्टीट्यूड एक जनरल इंग्लिश वर्ड भी है जिसका मतलब यही है कि कैसे आप अडेप्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम। नई टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे खुद को अडेप्ट करके उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वो एप्टीट्यूड आपको दिखाना बहुत जरूरी है, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स अगर आपके अंदर हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हैं, बेस आपका क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आप वो चीजें कर पाओगे। अच्छा, जो भी टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स को देने के लिए, तो थ्रू आउट द ईयर ही बोलता रहता हूं मैं कि शुरू में टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट भी दो, फुल लेंथ टेस्ट दो बाद में। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अवॉइड करते हैं टेस्ट देना, और अब उनके पास ऑलमोस्ट सारे टेस्ट बचे हुए हैं। टॉपिक टेस्ट भी बचे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट भी बचे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी बचे हैं, या किसी किसी के टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए हैं, मे बी सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट बचे हैं। तो कैसे उनको उन टेस्ट को प्लान करना चाहिए आने वाले टाइम में? उसके बारे में कुछ एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का एक थोड़ा शेड्यूल क्या रहना चाहिए, उसके बारे में तुम थोड़ा गाइड करो। सर जैसे कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो तब, टॉपिक वाइज टेस्ट तो तभी देते जाते हैं। तो अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट ही बचे होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स के। तो पर या तो सर स्टूडेंट्स इसलिए टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि उनको मार्क्स का वो रहता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उससे डीमोटिवेशन हो जाता है। तो सर आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वे टू लुक एट द टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज का कभी पर्पज ये है ही नहीं कि आप मार्क्स ज्यादा लाए। उसका पर्पज ये है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप इस टॉपिक में अच्छे हैं कि नहीं, आपके इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे हैं कि नहीं, आप इस
टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आपकी कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग है तो आप इसमें सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं कि नहीं। तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना चाहिए टेस्ट सीरीज को देखने का, कि मार्क्स को नहीं, सिर्फ उस टेस्ट को दीजिए और उसका एनालिसिस करिए कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं या फिर किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। ये दिसंबर में कोई भी टॉपिक आप उठाते हैं उसका रिवीजन करते हैं, तो उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए और फिर उसका एनालिसिस करिए कि कुछ मिस्टेक्स हुई, अगर सिली मिस्टेक्स हुई तो उसको नोट डाउन करिए। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं तो जिस रिसोर्स से भी आपने कवर किया है टॉपिक, उसको एक बार फिर से गो थ्रू करिए, ताकि उन कॉन्सेप्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस आए कि नहीं मेरे को समझ आ गया है। फिर उस क्वेश्चन को फिर से करिए, तो वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और फिर जनवरी का महीना तो उसी के लिए, एफएलटी के लिए ही होता है, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, फिर उसका एनालिसिस करिए। मार्क्स को मत देखिए, मार्क्स बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करते कि आप एक्चुअल गेट एग्जाम में क्या करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो अच्छा टेस्ट में नंबर लाते हैं वो एक्चुअल गेट एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते, और जो फुल लेंथ टेस्ट में उतना अच्छा नहीं करते वो एक्चुअल गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लाते हैं। तो टेस्ट सीरीज को उसको देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा आई थिंक सर, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर उसी से परेशान होते हैं कि मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो वो बिल्कुल इट बिल्कुल। डजंट रिफ्लेक्ट इन एनी वे द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ गेट एग्जाम, एंड आई राइट। थिंक यू हैव टू जस्ट चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स अपना टेस्ट सीरीज एंड जो नथिंग। वीकनेस है, स्ट्रेंथ, उस पे फोकस करना चाहिए। अब जैसे आप मैच देखो तो ऐसा होगा कि कोई एक क्रिकेट टीम है, वो एक बहुत स्ट्रांग टीम से जीत गई मान लीजिए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला मैच अगर किसी वीक टीम से होगा तो वो जीत ही जाए। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में आपने ऐसे एग्जाम्पल देख लिए होंगे जहां पे अच्छी अच्छी टीम्स को हरा दिया टीम ने, किसी टीम ने, बट वो छोटी सी टीम से भी हार गई, है ना। तो ये मत सोचिए कि यार टेस्ट सीरीज में तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैं तो टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स ले आ रहा हूँ, तब तो मैं गेट फोड़ दूंगा एकदम। वो माइंडसेट ही मत लाइए आप। उस तरीके से टेस्ट सीरीज को देखिए ही मत, आप अपना फोकस ही इसी चीज में रखिए, क्या मैं एनालिसिस करूं, क्या मैं इससे लर्निंग्स लूं, इसी चीज पे आप फोकस रखना है। तो सर मैंने टेस्ट सीरीज, वैसे जो मैं टॉपिक कवर कर रहा था उसके टॉपिक वाइज टेस्ट तो तभी से देते जा रहा था, पर जैसे नवंबर का मंथ एंड हुआ तो फिर वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आ गए। तो जैसे मैं सर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने पूरा रिवाइज किया और फिर उसका टेस्ट दिया। फिर ये जैसे रिवीजन का प्रोसेस है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने बार रिवाइज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, सेकंड टाइम में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो जैसे फर्स्ट टाइम आपने रिवाइज किया थर्मोडायनेमिक्स तो शायद 2 दिन लग गए, तो फिर उसका टेस्ट दे दिया और फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाता था जो इससे रिलेटेड हो। जैसे थर्मल के ही सब्जेक्ट उठाता था, हीट ट्रांसफर, आइस इंजन या फिर पावर प्लांट, फिर उसका टेस्ट दिया। तो ये सर जैसे ये प्रोसेस थी, ये 20 to 25 डेज में पूरा मैकेनिकल कवर हो गया। फिर दिसंबर से फिर से रिवाइज किया, और वही थोड़ा सर जैसे मेरा लॉजिकल थोड़ा सीक्वेंस रहता था रिवीजन का। जैसे मैं थर्मल के सब्जेक्ट उठा रहा हूँ तो सबसे पहले उसका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करता था। जैसे मैं थ्योरी ऑफ मशीन रिवाइज करने वाला हूँ तो उससे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिवाइज करता था, क्योंकि ये थोड़ा इंटरकनेक्टेड है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट मैकेनिकल के इंटरकनेक्टेड होते हैं, पर ये थोड़ा ज्यादा रिलेट करते हैं। जैसे मशीन डिजाइन स्टार्ट करने वाला हूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ पहले मटेरियल। सॉम रिवाइज करते। यस सर। तो ये फिर से अब ये थोड़ा टाइम कम लेगा। जैसे पहला साइकिल जो था वो 20 डेज लिया, तो ये शायद 10 और 15 डेज में ही पूरा मैकेनिकल रिवाइज हो जाएगा। फिर सर ये जनवरी मंथ के स्टार्ट तक मेरा 3 बार रिवाइज हो चुका था। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं अच्छा कर सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट में। तो जनवरी के जो 30 डेज होते हैं उनमें सर मैंने 15 टेस्ट दिए, वो एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उसमें पूरा जनवरी में एफएलटी खत्म हो गई। अब मैं स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक क्रॉस क्वेश्चन तुमको पूछता हूँ। कई सारे टॉपर्स ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं नवंबर अक्टूबर से ही, फुल लेंथ टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने भी उसी टाइम के दौरान स्टार्ट कर दिया था, ऑल्दो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, हफ्ते में एक टेस्ट होता था। अगर मैंने सितंबर में टेस्ट दिया मान लो कोई, तो शायद मैं 10 दिन में एक दे रहा हूँ, फिर अक्टूबर में मे बी मैं वीक में एक दे रहा हूँ।
तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाई। लेकिन मैंने टेस्ट पहले स्टार्ट किए और कई सारे और भी टॉपर्स हैं जो टेस्ट पहले स्टार्ट करते हैं। तुम कैसे देखते हो इस सिचुएशन को? क्या फायदा या नुकसान तुम्हें लगता है कि यार टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जल्दी स्टार्ट करने चाहिए या वेट करना चाहिए जनवरी तक उनको अटेम्प्ट करने के लिए? सर मेरे हिसाब से अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है गेट का, तो अगर वो पहले से एफएलटी स्टार्ट करता है तो ज्यादा उसके लिए वो चीज काम करेगी, क्योंकि एफएलटी जब पहली बार देखते हैं तो उतना प्रैक्टिस नहीं होता कि 3 आवर्स का लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम्म। 1.5 आवर्स के बाद वो एग्जॉस्टिंग वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है कि अब बिल्कुल। और कितना देर चलेगा। तो जो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो शायद उनको पहले से करना चाहिए, और अगर जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो पहले से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो एफएलडीज के से गो थ्रू कर चुके हैं, जो शायद एक बार गेट भी लिख चुके हैं, ये सब हो चुका है, तो वो जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट केवल अपनी वीकनेस तो चलो कोई भी टेस्ट आपको बताएगा ही, बट एग्जाम राइटिंग स्किल कि 3 घंटे में कैसे स्पेंड करूं, कैसे प्लान करूं। कई स्टूडेंट्स आखिरी आवर तक थक जाते हैं। कई स्टूडेंट्स जो है शुरू में एप्टीट्यूड वगैरह करना प्रेफर करते हैं। आपके लिए क्या बेटर है, ये आप टेस्ट दे दे के आपको पता चलेगा। जो मार्क्स होते हैं फुल लेंथ टेस्ट में सिद्धार्थ, वो जनरली किस रेंज में रहते थे आपके, और क्या लगता है कि एक नॉर्मली स्टूडेंट्स के कितने वो रहने चाहिए? हैं। सर मेरे 70 to 80 के बीच में ही आते थे, और 80 भी क्रॉस किए हैं कुछ एफएलटीज में। और आई थिंक सर मार्क्स तो उतने मैटर नहीं करते हैं, बट राइट। अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो ये बताता है कि योर प्रिपरेशन इज ऑन अ राइट ट्रैक, और आपको अपने आप को पुश करते रहना है और हो जाएगा। राइट। राइट। जो भी टेस्ट देने के बाद लर्निंग्स मिलती थी, जैसे सिली मिस्टेक हो गया एक चीज, वो अप्रोक्सीमेटली कितने होते थे तुम्हारे, और वो फिर उसको कैसे नोट डाउन करके उसको कैसे रिवीजन करते थे? क्या सिस्टम बनाया हुआ था सिली मिस्टेक्स का, वो थोड़ा बताओ। सर 3-4 मिस्टेक्स तो हो ही जाती थी, सिली मिस्टेक्स इनिशियल, जो जैसे एफएलटी, फर्स्ट एफएलटी दिया था सर, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने 4 और 5 क्वेश्चंस में काफी सिली मिस्टेक्स करी थी, उनको सिली, बहुत ही सिली हो गई थी वो। तो सर इसके लिए मैंने एक अलग कॉपी बनाया था, जो सिली मिस्टेक्स को ही मैं राइट डाउन करता था उसको। हम्म। और जब उसको राइट डाउन किया, तो कोई भी टेस्ट दे रहा हूँ तो फिर से उसको एक बार देख लेता था, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता था कि ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे सिली मिस्टेक कर रखी है। तो अगर सिमिलर क्वेश्चन आता था तो वो ट्रिगर कर जाता था कि ये मिस्टेक मैं पहले कर चुका हूँ, तो ये मिस्टेक मेरे को नहीं करनी। तो सर वो पर्पस ही होता था नेक्स्ट एफएलटी या कोई भी टेस्ट देने का, कि मैं मिस्टेक तो करूं पर सिमिलर मिस्टेक ना करूं, नई मिस्टेक करूं, हम्म। और वो ताकि वो एक्चुअल एग्जाम में रिफ्लेक्ट ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही लाइन तुमने कही, नई मिस्टेक्स की जाए। और वो मिस्टेक्स बेटर है आप एक्चुअल एग्जाम से पहले कर लें रादर देन एक्चुअल एग्जाम में करना, ताकि आपको पता हो। कुछ ही टाइप की मिस्टेक ज्यादा होती हैं, कुछ ही टाइप की सिली मिस्टेक ज्यादा होती हैं। तो अगर आपने पहले वो कर ली है तो आपको पता होंगी, आपने लिखी होंगी, आप उनसे गो थ्रू कर रहे होंगे, तो आप एग्जाम में उनको कम करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना है। अगर आपने मिस्टेक्स की कोई और फिर रिपीट की, फिर रिपीट की, तो वेस्ट है। फिर वो या तो सक्सेस मिलती है या लर्निंग मिलती है। अगर आप मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं तो ना आपको सक्सेस मिली पहली बार और ना आपने उससे कोई लर्निंग ली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सर जैसे मैं कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो ये जैसे कोई आउटसाइड नॉइजेज आ रही हैं, तो वहां माइंड चला जाता था, तो फिर मिस्टेक करने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या करता था, जो भी मैं स्टेप कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो मैं उसको मन में बोलता था। और सर जब मन में बोलते हैं तो वो वहीं कॉन्सेंट्रेट होता है, और अगर आप मन में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, तो फिर वो आउटसाइड नॉइजेस की वजह से वहां ध्यान चला जाता है। तो एक चीज मैंने ये करी, शायद किसी के लिए वर्क करे ना करे, पर मैं वो मरमर करता था, जो भी मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ वो उसको मैं मरमर करता था। तो ये काफी सही हेल्प बात है, किया सर मुझे। क्योंकि आप अपने मुंह से, कान से, आंख से, तीनों से इन्वॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन में, दिमाग से तो ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा। तो उन चीजों से यस। आप डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं आम आके, वो थोड़े से इसमें डेफिनेटली कट होंगे।
जो 3 आवर्स की प्लानिंग थी टेस्ट की या गेट की भी, वो कैसे की? उसमें क्या कोई प्रेफरेंस ऐसी थी कि पहले एप्टीट्यूड किया जाए या पहले टेक्निकल पोर्शन किया जाए? क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स फील होते हैं आपको? सर जैसे मैं तो टेक्निकल से ही स्टार्ट करता था, क्योंकि ज्यादा कोई भी स्टूडेंट ज्यादा टाइम डिवोट टेक्निकल में ही करता है, तो वो ज्यादा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट तो टेक्निकल हम्म। में ही फील करेगा। तो मैं टेक्निकल से ही स्टार्ट करता था, पर मेरा ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं था कि मैं 1 मार्क वाले पहले करूं या 2 मार्क्स वाले पहले करूं। सर, और जैसे मैं क्वेश्चन को देखता था तो वो समझ आता था कि ये तो एक बार में ही हो जाएगा और कम टाइम लेगा, तो पहले मैं वो करता था। और फिर जैसे ही गो थ्रू कर रहा हूँ क्वेश्चन की, तो लग रहा है कि ये हो तो जाएगा पर टाइम ज्यादा कंज्यूम कर जाएगा, और ज्यादा कंज्यूम करेगा तो हो सकता है मैं पैनिक कर जाऊं लास्ट में घड़ी को देख के कि टाइम तो बहुत कम बचा है और मैंने क्वेश्चन कम हम्म। सॉल्व करता था, जो एक बार में लगता था हो जाएंगे और कम टाइम भी कंज्यूम करेंगे। और फिर मैं उनको मार्क फॉर रिव्यू करता जाता था कि हाँ ये तो हो ही जाएंगे पर टाइम कंज्यूम ज्यादा करेंगे। तो ऐसे में सर एक बार में क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करता था, 2 और 3 टाइम्स में ही क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करता था। तो पहले ऐसे ही टेक्निकल से गो थ्रू किया, फिर ये एप्टीट्यूड से गो थ्रू किया। और सर इसका एक एडवांटेज मेरे को मिला भी, जब 21 में जम्बल्ड क्वेश्चन आ गए थे, तो हम्म। कुछ लोगों का वो जो प्रेफरेंस होता था कि पहले मैं 2 मार्क करूंगा 1 मार्क करूंगा, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हुई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी तब तक काम कर रही थी जब तक ऑलरेडी सेग्रीगेटेड थे। अब तो जंबल्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं गेट में 1 और 2 मार्क्स के। तो अब वो सेग्रीगेशन करना, आप हर क्वेश्चन को पहले देखेंगे 1 मार्क है या 2 मार्क्स है, फिर सोचेंगे करूं ना करूं, तो थोड़ा सा केओटिक सा हो जाएगा माहौल। तो इसीलिए ये सही तरीका है 2 to 3 साइकिल उसकी रन करना, और एक बार में आपने गो थ्रू कर लिए डुएबल क्वेश्चन। और ये साइकिल की प्रैक्टिस आपको अभी से ही करनी होगी, वो ऐसा नहीं होगी अचानक से गेट में आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। आपको अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और थ्रू आउट उसको आदत में लाना होगा, ताकि आप कंफर्टेबल फील करो। कई बार लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और लगता है हो जाएगा, तो माइंड कहता है खींच दो खींचो, 1 मिनट और खींच दो, 1.5 मिनट और खींच दो, निपटा दो। और उसी चक्कर में आप कभी कभी 2 3 4 5 मिनट खींच देते हो क्वेश्चन को। तो वो आपको अलर्टनेस डेवलप करनी है कि नहीं भाई, ये 2 मिनट क्रॉस कर रहा है, 2.5 मिनट क्रॉस कर रहा है, और टाइम नहीं, मार्क फॉर रिव्यू करके अगले पे चलता हूँ। तो उससे एंड में जैसा आपको देखोगे भी लगेगा यार अच्छा खासा मैंने कर भी लिया है। और जब माइंड रिलैक्स्ड होगा थोड़ा, तो आप फोकस कर पाओगे उन क्वेश्चन पे जो थोड़े लेंथी हैं या शायद थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, है कि नहीं सिद्धार्थ? यस सर। जो आखिरी के 7 to 10 डेज बोल सकते हैं गेट से पहले वाले जो थे, उन लास्ट के डेज में क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे प्लान किया? सर लास्ट 7 to 10 डेज में, 7 डेज के बाद तो जब लास्ट 7 डेज थे तो फिर तो टेस्ट तो देना बंद ही हो गया था। फिर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूलेज पूरे सब्जेक्ट्स के, उससे गो थ्रू की, वाली कॉपी बनाई थी उससे गो थ्रू किया। वॉइस और थोड़ी सी कट हो गई। कौन सी कॉपी बनाई थी? वॉइस कट हो गई। जो सिली मिस्टेक्स वाली सिली कॉपी बनाई मिस्टेक्स थी, वाली कॉपी, ठीक। जो मिस्टेक्स हो रही थी टेस्ट सीरीज में, हम्म। उससे गो थ्रू किया। और ये कुछ जैसे थ्योरेटिकल सब पोर्शन आता है, जैसे प्रोडक्शन में कुछ, मटेरियल साइंस में कुछ थ्योरेटिकल वाली, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन गो थ्रू किया। फाइनल कुछ टिप्स अगर चाहो स्टूडेंट्स को देना। हाँ सर, जैसे सर एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, वो गेट 2022 उसने लिखा था। तो वो बता रहा था कि ही वॉज प्रिपेयरिंग वेल, ही वॉज गेटिंग गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज एंड ऑल, पर उसका अच्छा रैंक नहीं आया 2022 में, क्योंकि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पेपर आ गया। डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आ गया, तो वो पैनिक कर गया। हम्म। और उसके एप्टीट्यूड में 3 ही मार्क्स आए उस पैनिक के कारण, तो उसका पूरा रैंक ही बेकार हो गया। तो वो आपको एग्जाम में काम एंड कंपोज रखना है, और उसकी वो थोड़ा वो साइकोलॉजिकल इसका वो व्यू है कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो इवेंचुअली सक्सेस आपको मिलेगी। बस यू हैव टू रिमेन काम एंड कंपोज, इवन इफ यू आर नॉट
getting the answers in an exam. You have to believe in yourself that you have done a hard work. तो फिर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया है तो सभी स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो वो रैंकिंग तो रिलेटिव ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि 100 मार्क्स ही चाहिए आपको। तो बिल्कुल। वो थोड़ा सोच के चलें तो सक्सेस मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइंड काम कंपोज रखना, फोकस रखना इवन इन सच सिचुएशंस, ये एक एग्जाम की ही नहीं, एक लाइफ की भी स्किल है जो आपको लाइफ में भी काफी काम आएगी। तो आप एक तरीके से इसको ऐसे मत सोचिए कि अरे ये सब ऐसे ही बोलने की बातें हैं, ज्ञान की बातें, ऐसा नहीं है। ये सब स्किल्स आपको एक्चुअल लाइफ में भी बहुत काम आएंगी। ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वालिटी और ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ आपकी इंक्रीज करेंगी अगर आप प्रेशर सिचुएशन में या विपरीत परिस्थिति में भी अपना माइंड काम कंपोज रखते हैं। ऑब्वियसली गेट में तो आपको इससे हेल्प मिलेगी ही। तो बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ, बहुत दिन बाद तुमसे बात हुई, और यस होपफुली सर। फिर से बात करते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए और भी क्या अगर कुछ गाइडेंस स्टूडेंट्स को के लिए फील होती है तो डेफिनेटली हम फिर से शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स भी आपके माइंड में और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन कमेंट बिलो, और सारे कमेंट से मैं गो थ्रू करता हूँ और आई विल इंश्योर कि वो जो आपके क्वेरीज हैं वो फिर से हम एक गेट टॉपर से या सिद्धार्थ के साथ एक बार फिर से डिस्कस करेंगे।